All right, so so let's start. One thing that I need you to know whenever you're attempting a pass, that marks from now are going to be awarded to you. They're not going to be taken away from you. So if you have written a correct answer, a valid answer, जो mark scheme में होता है या वो mathematically correct है, even if it's beyond the syllabus, even if it is something that you don't study in ad maths, but your method is right, you get a right answer and you're clearly demonstrating कि आपको आता है, तो आपको मार्क मिलेगा. अगर आपने कोई गलती की है तो आपका मार्क कटेगा नहीं उसकी वजह से, ये आप ज़हन में रखो. यू नाउ हैव टू गेट मार्क्स. आपके मार्क्स दे विल नॉट बी लॉस्ट बिकॉज यू मेड अ मिस्टेक और यू डिड नॉट शो एवरी स्टेप. जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं अगर आप वो शो कर रहे हो और उसके एक्स्ट्रा कुछ लिख रहे हो तब भी कोई मसला नहीं है. अगर कुछ ओमिट कर रहे हो जो कि रिक्वायर्ड एज सच नहीं है तब भी कोई मसला नहीं. ठीक है. सो केम्ब्रिज हैज़ चेंज द वे दे मार्क पेपर्स and it's very important to understand as a student how you can use those policies to your favor. ठीक है. अगर कोई भी मेथड ऐसा आप करते हो जो कि उसने कहा नहीं है उसको करने का, लेट्स सपोज वो कहता है कि यूज कंप्लीटिंग द स्क्वायर टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ ऑब्वियसली इफ यू यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इट विल बी रॉन्ग, बट इफ दे हैव नॉट मेंशन कि कौन सा मेथड करना है, इट्स परफेक्टली फाइन. आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो. यू विल गेट मार्क्स फॉर इट अगर आपने सही काम किया है तो. ठीक है. Second, you can give your answer as a decimal, you can give your answer as a fraction, you can give your answer as a standard form. कोई मसला नहीं है उससे. अगर आप 0.2 को 0.200 लिख देते हो कोई मसला नहीं है. ठीक है. as long as your required accuracy is fine, you will be all right. आपके मार्क्स नहीं कटेंगे. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट थिंग यू नीड टू नो इज कि अगर आपने एक मेथड ठीक किया है और उसके बाद आप उसे काट देते हो और आप उसके साथ कोई और गलत मेथड नहीं करते हो तो आपको मार्क्स मिलेंगे. बस उसको काटते हुए आपने ये ज़हन में रखना है कि आप उसको लेजिबल रखें. लाइक व्हेन यू कट इट आउट, डोंट मेक अ मेस ऑफ इट. लेट्स सपोज आई रोट 2x3 एंड आई डू दिस, एग्जामिनर वोंट बी एबल टू रीड कि क्या है. लेकिन अगर मैं इसको ऐसे करके ऐसे काट देता हूँ, एग्जामिनर कैन अंडरस्टैंड कि मैंने क्या लिखा है और वो मुझे मार्क्स इस पे देगा. ठीक है. सो इफ यू आर अनश्योर अबाउट व्हाट टू राइट एंड यू हैव रिटन समथिंग, डोंट क्रॉस इट आउट until you know for sure कि आपने क्या लिखना है. और अगर क्रॉस कर भी दिया है तो डोंट पैनिक. ऑलराइट. अच्छा, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि हमने एक क्वेश्चन किया, हमें वो क्वेश्चन का पता ही नहीं लगा कि ये आंसर, लेट्स सपोज यही क्वेश्चन कोई बच्चा कर रहा है और इसको लिख लेता है y इज इक्वल टू 3x² प्लस k प्लस 4, और वो पूरा क्वेश्चन 3x² करके करता है, हालांकि यू कैन सी दैट दिस इज 2x². बट लेट्स सपोज समबडी मिसरेड इट, हो जाता है. द एग्जामिनर विल ओनली टेक अवे 1 मार्क फॉर इट. एग्जामिनर ये नहीं कहेगा कि अच्छा ये बच्चे ने सारा गलत कर दिया तो अब इसको 0 मिलेंगे. इसको 0 नहीं मिलेंगे आपको. इफ यू आर समबडी हु मेड अ मिस्टेक लाइक दिस, डोंट पैनिक. you will maximum you will lose 1 mark. So come back to it if you have time. If you don't, then it's all right. आपने जो किया है उसको ऐसे आप छोड़ दो. ठीक है. अच्छा, अगर आप कोई गलती कर रहे हो और आपको एहसास होता है कि नहीं 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 ये तो मैं गलत लिख रहा हूँ, तो आप उसको काट के उसको ठीक करके दोबारा से कर सकते हैं काम. उस पर आपके मार्क्स नहीं कटेंगे कि आपने एक गलती की और उसको आपने उसमें बाद में ठीक किया तो अब वो आपके मार्क्स कटेंगे. नहीं. इफ यू हैव करेक्टेड इट, इट्स परफेक्टली फाइन. You won't lose marks. Next you have to understand is that usually exams have empty pages at the end. ठीक है. जैसे ये blank page number 16 और वैसे उसने लिखे हुए हैं. These are for you to do rough working, or if you run out of space, let's suppose somebody is solving a question, they run out of space, तो वो लिख सकते हैं कि remaining part on question number 16 and they will get a mark for that. Examiner will answer or will check that answer. ठीक है. So understand that examiner will give you all the reasonable doubt as long as you demonstrate कि आप जो काम कर रहे हो वो आपको आता है. All right. Okay, so let's start with this. Let's solve this paper. This is a 4-mark question. I will try to show all the working and possible methods that we can use. Okay, and then I would like you to solve the second variant of this paper, and you will see that there is considerable overlap in terms of questions, in terms of technique, and that will help you
do better in the other paper. All right, so they're saying it intersects a straight line. There's a curve, there's a straight line, they're intersecting. That means that you can solve it simultaneously. So I can put 2x squared plus k plus 4 equals to this whole thing, k plus 4x. You cannot cancel k plus 4 on both sides just because you see it. You see this one is multiplying, so you can cancel it out. So you'll get this thing equals to kx plus 4x. You bring everything else to this side, you get 2x squared minus k plus 4 if you want to write it like that. If you don't, that's also fine, equals to 0. Now it's saying it intersects at two distinct points. What is that? That's a hint for telling us that b squared minus 4ac is greater than 0. Always mention it. अगर आपको इस तरह की कोई चीज़ insight मिल जाती है तो mention that b squared minus 4ac equal to is greater than 0, equal to 0, whatever is required. Okay, so now we have b is k plus 4 whole squared. Minus लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. If you want, you can write that 2, and this is k plus 4 greater than 0, and you just solve this. This is a k square plus 8k plus 16 minus 8k minus 16 greater than 0. You see that this whole thing cancels out, if I'm not wrong. Sorry, it's not 30. 16 should be 32 because 8 times 4 is 32. So मेरे पास ये 32 आ जाता है. ठीक है? So it's greater than 0. I'll get k square minus 16 is greater than 0. That gives me k square. अच्छा, अब यहाँ पर one possibility is कि हम इसको इस तरह सॉल्व कर लें. हम इसको ऐसे सॉल्व कर लें that k, और यहाँ पर critical values हमारे पास आएंगी. Critical values will be k is equal to 4 and k is equal to minus 4. क्योंकि आप square root लोगे. But remember, this is an inequality. Inequality में we have to know what side is right, or which side is the inequality valid for. So one way is to draw this graph, and so you know that this is plus 4, this is minus 4. So where is the line greater than 0? Basically line x axis से ऊपर कब है? यहाँ पे ऊपर है. ठीक है? So your answer is that k is less than minus 4 or k is greater than 4. ठीक है? That's one method. Another method is you use the inequality, और यहाँ से you factorize it, that you apply the identity k plus 4 k minus 4 is greater than 0. Then you know you have two critical values, 4 and minus 4 and plus 4. You have these critical values, you'll pick values. आप यहाँ से कोई भी value उठा लो. Let's suppose minus 5 pick कर लेते हो. When you put minus 5 in there, you'll get minus 1 times minus 9. You get a positive answer. Is that true? Is the inequality true in that case? It is, because ये कह रहा है कि ये पूरी side is greater than 0. Your answer is positive. So this side is valid. Similarly, you pick a value from here. Let's suppose मैं 0 pick कर लेता हूँ. You have put 0 in there. 0 plus 4 is 4. 0 minus 4 is minus 4. I get a negative value. So in this case, the inequality is not greater than 0. So here my answer is wrong. Similarly, I pick a value from here. Let's suppose plus 5 pick कर लेता हूँ. When I put that in there, I get plus 5 plus 4 is 9 and plus 5 minus 4 is 1. I get a positive answer. This is right. So that means मेरा answer k less than minus 4 पे valid है, k greater than plus 4 पे valid है. And that is what you have to give. You have to give it in terms of कि कहाँ पे valid है. A plus 4 minus 4 खाली लिख नहीं सकते. You have to give a range of values because this is inequality. So you see, एक question में उसने आपसे intercept की इंपॉर्टेंस को चेक कर लिया, इनइक्वालिटी की चेक करने को चेक कर लिया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को simultaneously सॉल्व करने को चेक कर लिया. So 3 major concepts being tested here. It's a very good question. All right. If you have any question or answers, you can ask me. The diagram shows the graph of y is equal to f of x, where f of x is a cubic polynomial. So we have to find f of x. Now, this is a very interesting question because usually we try to make graph from an equation. It's usually not done the other way around. But you have to understand that any polynomial is just a product of its roots. So आपके पास 3 roots हैं. एक है x equals to 2, एक है x equals to -1, और एक है x equals to -5. So we are working backwards here. This becomes x minus 2 is equal to 0, x plus 1 equal to 0, and x plus 5 equal to 0. And if I multiply them all, I get this: x minus 2, x plus 1, and x plus 5. You can write your answer just as that and you will get your marks. If you're not comfortable with that, you can expand it. आप multiply कर लो और आपको उससे भी
आंसर मिल जाएगा, और जो भी आपका आंसर आएगा, एज लॉन्ग एज योर वर्किंग इज राइट, यू विल गेट अ मार्क फॉर इट। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि ये नेगेटिव तो नहीं है कहीं, तो इसको देख लेते हैं। आप देखो, हमारे पास ये जो कर्व है, इस कर्व में एक वाई इंटरसेप्ट भी है, और दूसरा यूजुअली पॉजिटिव कर्व्स ऐसे होती हैं, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स होती हैं, पॉजिटिव की कर्व ऐसे होती है। यहाँ पे कर्व नेगेटिव है, ये ऐसे है, तो इसका मतलब है ये पूरा नेगेटिव भी होगा। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या आपके पास ये आंसर आता है जो आपके पास ये कर्व है? डू यू गेट अ वाई इंटरसेप्ट दैट्स इक्वल टू दिस? सो let's see if we do get that. It is possible that there will be a number that you have to multiply the curve with. ठीक है, सो हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास x इक्वल्स टू 2 वो सारा कुछ तो आएगा, बट y इंटरसेप्ट हमारे पास +5 नहीं आएगा। y इंटरसेप्ट क्या आएगा मेरे पास? -2 टाइम्स 1 टाइम्स +5, दैट इज -10 मल्टीप्लाई बाय माइनस। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज पुट x इक्वल टू 0 इन द कर्व, what do you get? When you put x equal to 0 in there, you get minus times -2 plus 1 plus 5. That is -10. Sorry, +10. But आपका y intercept तो +5 है. So what do I have to multiply with so that I get +5? Half, right? So इसलिए हम इस curve को half से multiply करा देंगे. So let me do the question again so that you understand. Any curve, any polynomial is basically a combination of its y-intercept, some number multiplying with it, and its roots. ठीक है, so यहाँ पर roots तो हमें मिल गई, roots हैं x minus 5, oh sorry, x plus 5, x plus 1 and x minus 2. Why? Because x equals to -5, x equals to -1, x equals to 2, उन सबको हमने combine कर लिया. Then we know that the shape is negative, positive वाली shape नहीं है ये, तो हम यहाँ पे negative कर देंगे. The third thing I want to figure out is, do I have to multiply the curve with some number? और उसके लिए मुझे ये देखना है कि what is my y-intercept? Is my y-intercept what I see it to be? Is my y-intercept 5? अगर 5 नहीं है तो मैं उसको किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा कि वो 5 बन जाए. तो I put x equals to 0 in there because y-intercept पे x 0 होता है. When I do that, 0 plus 5 is +5, 0 plus 1 is +1, 0 minus 2 is -2. I get -10 multiply by -1 +10 मेरा आंसर आ रहा है. बट मेरा तो y-intercept कर्व में मुझे नजर आ रहा है कि +5 है. So that means I have to multiply it with half to get 5, and that is my function. So 1 mark for the negative part, 1 mark for the half part, and 1 mark for identifying all the roots. Okay. Next they're saying find out the values for which f of x is less than 0. अब ये ग्राफ को देख के क्वेश्चन अगर हम करें तो ठीक है, अगर हम ग्राफ को देखे बगैर करने की कोशिश करें तो we will struggle. So let's see. What does it mean for anything to be less than 0? It means the graph is below x-axis. So when is the graph below x-axis? यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा ग्राफ below x-axis है, और यहाँ से लेके आगे ये सारा ग्राफ below x-axis है. इसका मतलब है कि x की कौन सी वैल्यूज में हमारा ग्राफ below x-axis है? When x is between -5 and -1 and when x is greater than 2. क्लियरली यू कैन सी कि इससे आगे सारा ग्राफ हमारा लेस देन 0 है, और इन दोनों के बीच में हमारा ग्राफ लेस देन 0 है. तो हम सीधा सीधा स्ट्रेट अवे ग्राफ को देख के ये बता सकते हैं कि वेयर दैट विल बी. So understanding the graph and its relation to the equation is very important. It's a very good question in my opinion. All right, let's do this one. They're saying write down the amplitude of this curve. We know that any trigonometric equation like this can be represented as map. Map क्या होता है? Midline, amplitude, and period. The midline for this thing is -1. The amplitude for this thing is 2, and the period is basically ये cos है तो 360 होगा, 360 divided by 1/3, and that is 3 times 360, whatever that comes out to be, 1080 I think. ठीक है, तो इसका मतलब बेसिकली ये बनता है 1/3 का मतलब क्या है? 1/3 का मतलब है कि 360 में you will only see 1/3 of the graph. पूरा ग्राफ नहीं मिलेगा आपको, 1/3 ग्राफ मिलेगा आपको, उसका एक पोर्शन मिलेगा 1/3. So amplitude clearly we can see is
2. So you just write it as 2. You can also write that amplitude is 2. ठीक है. रिमेंबर कि मैप टर्मिनोलॉजी ये हमने खुद बनाई हुई है, ये एग्जामिनर को नहीं पता है. अगर पता भी है तो वो मानेगा नहीं. हमने आपस में समझने के लिए ये बनाई थी, तो इसलिए वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट. Similarly, the period from this curve is 360 divided by 1 by 3, which is 1080. Even if you write the answer right away, calculate away 360 divided by 1 by 3 कर लें, कोई मसला नहीं, बिल्कुल ठीक है. Next is saying, draw the sketch the graph of 2 cos x by 3 minus 1. अच्छा, अब इसको हमें पता है कि 2 पाई में 1 by 3 ग्राफ आना चाहिए. ठीक है. अब इसको हम 108 सॉरी होल्ड ऑन, हमें उसने यहाँ पर नहीं बताया हुआ कि डिग्रीज में बताना है या पाई में बताना है, रेडियंस में बताना है. तो आप डिग्री या रेडियन दोनों में बता सकते हैं, कोई मसला नहीं है उसके साथ. ठीक है. सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, यू कैन पुट इट इन डिग्रीज और यू कैन पुट इट इन you can be like 2 pi divided by 1 by 3 which is equal to 6 pi. That's also fine, कोई मसला नहीं है उसका. लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा समझने का ये है कि अब हमें पता चल गया कि ग्राफ हमारा 0 to 6 पाई में कंप्लीट होगा. ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है. इसका मतलब है 3 पाई में हाफ होगा. तो हमें ग्राफ उसने दिया हुआ है, हम मैप कर लेते हैं. हमें उसने कहा है मिड लाइन -1 है. ओके, मिड लाइन -1 है. 2 is the amplitude. So -1 से 2 स्टेप्स ऊपर और -1 से 2 स्टेप्स नीचे हमारा ग्राफ होगा. थर्ड थिंग वी नो कि हमारा जो पीरियड है ग्राफ का वो 6 पाई है. इसका मतलब है कि 0 to 3 पाई में हाफ ग्राफ शो होना चाहिए. तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 1.5 पाई पे जाके वो टॉप पे आएगा क्योंकि कॉस है. तो यहाँ से ऐसे आएगा, ऐसे 0 पे, सॉरी, हमारा कॉस का ग्राफ ऐसे करके होता है. सो ऐसे करके आएगा. ठीक है. इट शुड नॉट बी एग्जैक्टली एट पाई, शुड बी अ लिटिल बियॉन्ड इट, लाइक something like this. Sorry, my bad. ये और ये ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि कॉस का ग्राफ इस शेप का होता है, यहाँ तक उसने हाफ होना होता है. तो मैंने ये पोर्शन यहाँ पे बनाने की कोशिश की है. ऑब्वियसली आई एम ड्राइंग इट ऑन टैबलेट and being me, there are limitations from how accurate my drawings can be. And similarly, it's reflected on this direction like this. जो भी आप उस साइड पे बनाओगे उसको इधर आप रिफ्लेक्ट कर लेना और आपको ये ग्राफ मिल जाएगा. So important things you have to understand is what your midline is, where your amplitude is, and how much of the graph portion can be done in here. अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है इसको करने में तो उसका एक आसान सा तरीका है, आप एक रफ ग्राफ बना लो. आपको पता है कि ये मिड लाइन होती है -1, 3+1 से लेके -3 तक जाएगा और ये 6 पाई है. तो आप इसको सॉल्व कर लो. ये 3 पाई पे ऐसे होगा और ये 1.5 पाई पे होगा. तो इसका मतलब है आपको ग्राफ इस साइड पे भी ऐसे ही बनेगा. ठीक है. और ये 1.5 पाई होगा. अब आप ग्राफ में से देखो, what portion do you need to draw here? Just the portion from pi to 3 pi. This portion you need to just draw that. So ये विंडो आप कॉपी कर लें. आप पूरा ग्राफ कॉपी नहीं करें, सिर्फ इतनी सी विंडो कॉपी करके यहाँ पे ड्रॉ कर लें. You will be able to get full marks. All right. 7th and 10th term of an arithmetic progression are 150. So इसको लिख लें कहीं पे. Let's suppose यहाँ पे हम लिख लेते हैं T7 is 158 and T10 is 149. Find the common difference in the first term. So T7 क्या होता है? A plus n minus 1d. That means 7 minus 1 into d. We have talked about in detail where these formulas come from. अगर किसी को उसमें प्रॉब्लम है तो हम उनको डिस्कस कर सकते हैं. So this is equal to 149. So you have two terms. आपके पास simultaneous equation बन जाएंगी. ये बन जाएगा a plus 6d is 158 और ये बन जाएगा a plus 9d is 149. No complications there. We will be able to figure out कि simultaneously solve करके कि हमारे पास क्या ग्राफ आना चाहिए और किस तरह होना चाहिए. Right? So you will see that when you solve this, d comes out to be, if I'm not wrong, d comes out to be 3 and a comes out to be 140, I think. ठीक है. Again, my bad. इसको देखना पड़ेगा, कैलकुलेटर में डाल के आप सॉल्व कर लें. You will be able to figure out कि वो क्या है. ठीक है. It's bothering me. I should solve it anyway. So
D comes out to be -3 and A comes out to be, what is 158 plus 18? 176 I think. Khair, simultaneously going there, आप check कर सकते Yes, हैं. sir. Yes. Find the least number of terms of the progression for the sum to be negative. Number of terms मांग रहा है वो आपसे, इसका मतलब है वो आपसे n मांग रहा है, ठीक है. अच्छा, अब n का क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना. For this sum to be negative, इसका मतलब है sum of n is less than 0. ये टर्म है. तो सम का फॉर्मूला लगा लेते हैं. सम का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ टाइम्स n टाइम्स फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म को ऐड करके. तो वी सिंपली ऐड इट अप. हाफ टाइम्स n, फर्स्ट टर्म वी नो इज 176, लास्ट टर्म वी रियली डोंट नो, सो उसको हम लगा लेते हैं a प्लस n minus 1 into d is less than 0, and then we will solve this inequality. We know how to do this. The key point here is to understand what this, how do you translate this thing to this. So sum to be negative, the s of n should be less than 0. All right, find the coefficient of x squared in the expansion of this thing. All right, अब इसमें सोचना ये है कि x squared कब आ सकता है. तो उसके लिए हम जनरल टर्म ले लेते हैं, ठीक है. तो हम जनरल टर्म को देखते हैं. इस ग्राफ को अगर मैं देखूं तो मेरे पास x स्क्वायर कब आ सकता है. मेरे पास x स्क्वायर तब आ सकता है जब ये x किसी से मल्टीप्लाई करके मुझे x स्क्वायर दे. तो इसका मतलब है x से ही मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर देगा ना. और दूसरा, ये पूरा किसी से मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर दे. ये कब x स्क्वायर देगा? जब मुझे x पावर 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा. बिकॉज यू सी 3 ओवर x को अगर मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, x की पावर कुछ भी हो, और मुझे x स्क्वायर चाहिए, तो इसका मतलब है मुझे x क्यूब यहाँ पे चाहिए. So what am I looking for now? I am looking for, in this graph, I'm looking for x power 1 and x power 3. तब जाके मुझे फाइनल में x स्क्वायर मिलेगा. तो मैं जनरल टर्म फॉर्मूला लगा लेता हूँ x पावर 1 और x पावर 3 के लिए, सॉल्व कर लेता हूँ इसको. तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो मैं जनरल टर्म इसकी निकालना चाह रहा हूँ. तो इट विल बी 5cr x to the power 5 minus r 2 plus x to the power r. So I'm just going to apply some algebra there. So this gives me 2 power r, and this gives me x to the power 5 minus 2r. Now what do I want? I want x power to be plus 1 and x power to be plus 3. So मैं कर लेता हूँ 5 minus 2r is equal to plus 1 and 5 minus 2r is equal to plus 3. This will give me 5 minus 1 is equal to 2r, and this will 5 minus 3 is equal to 2r. So this gives me r is equal to 1, and this gives me r is equal to 2. So r equals to 1 and r equals to 2 की टर्म्स मुझे निकालनी है. तो मैं लिख लेता हूँ x minus 3 by x, और उस टर्म में r पावर 1 और r पावर 2. So 5c1 2 to the power 1 x to the power 5 minus 2 times 1 3 plus 5c2 2 to the power 2 x to the power 1. ओके, तो ये मेरे पास दो टर्म्स आएंगी. मुझे उसको एक्सपैंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी अगर मेरे पास जनरल फॉर्मूला है. तो मुझे मिल जाएगा x minus 3 over x equals to 5c1 is 5, 5 times 2 is 10, 10x cube, 5c2, what is that? I think it's 10 if I'm not wrong. Can somebody confirm? Guys? Sir, sorry, I don't have my calculator right now with me. Okay, so we can solve it. 5 factorial over 2 factorial to 3 factorial. तो ये बन जाएगा 10. Yeah, 10 into 4, 40x. So if I multiply this with this, I get x squared. If I multiply this with this, I get x squared. Remember, you have to be very selective in the terms that you need to figure out. हमें बहुत ज़्यादा expand नहीं करना है उसको, otherwise हम फंस जाएंगे, ढूंढते रहेंगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. So when I multiply this with this, I get 40x squared. And when I multiply this with this, I get minus 30x squared. And that gives me 10x squared. My coefficient, which is the answer, is 10. मुझे यही चाहिए था. ठीक है? ठीक हो गया? Yes. Any questions sir. on this? No, sir. Given that the minimum value occurs when x equals to minus 1, explain why this has an inverse. Minimum value x equals to minus 1 पे होती है. इसका मतलब ये ग्राफ ऐसे हो जाता है. ये -1 है, यहाँ पे x की वैल्यू -1 है. ठीक है, इसका मतलब है इसके बाद it is a 1
to one function. Remember this. क्या कहना है कि इसके बाद का मतलब है x is greater than 1, और सॉरी x is greater than equal to -1. तो हम कहेंगे for x is greater than equal to -1, f of x is 1-to-1 function. Only 1-to-1 functions have squares. So this is a textbook thing that you have to remember. इनवर्स के बारे में एक और बात आपको बताई थी कि जब भी आप ग्राफ बनाते हैं उसको y is equal to x में रिफ्लेक्ट कर दें तो इनवर्स बन जाता है. तो जस्ट लाइक दैट ये भी आपको टेक्स्ट बुक आंसर है, ये आपको आना चाहिए. ओके, आगे वो कहते हैं कि स्केच द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू f of x. अब इसको स्केच करना है. x इक्वल्स टू -1 हमारे पास है इसका मिनिमम पॉइंट. रूट्स इसकी निकाल सकते हैं, सर? आप फैक्टराइज कर लें. जी जी सर मुझे जो आपने पिछला जो चीज समझाई थी मुझे समझ नहीं आई, मुझे आपकी आवाज लेने नहीं आई थी. आप इतना प्लीज फिर से बोलेंगे? Sure. Basically, when it says that the minimum value is at x equals to -1, so आप स्केच करो इस ग्राफ को. अगर आप स्केच करते हो क्वाड्रेटिक फॉर्म ग्राफ है तो x इक्वल टू -1 पे टर्निंग पॉइंट है. इसके आगे वाली सारी विंडो, फॉर ऑल ऑफ दिस द फंक्शन इज 1-to-1. It's a textbook term. 1-to-1 means that for every one value of x you get one value of y, and for every one value of y you get one value of x. Basically हमें ये बता रहे हैं कि कोई रेपिटेशन नहीं है पॉइंट्स के अंदर. जब रेपिटेशन होगी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता. यहाँ पे रेपिटेशन नहीं है इसलिए इन्वर्स एग्जिस्ट करता है. So वो आपसे ये पूछा था कि why does it have an inverse? It has an inverse because it's a 1-to-1 function. लेकिन कब 1-to-1 है? After the minimum point, after that point has crossed. उससे पहले ये 1-to-1 नहीं है. उससे पहले आप देखो आपके पास ये ग्राफ है, मैं कोई भी x की वैल्यू पिक करता हूँ तो मुझे ये y की वैल्यू मिलती है. लेकिन अगर मैं कोई भी y की वैल्यू पिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे 2x मिलते हैं. लेकिन आफ्टर आई से कि मुझे सिर्फ इतना आधा ग्राफ चाहिए, आधे ग्राफ के लिए मैं जो मर्जी कर लूँ मुझे x और y की एक ही वैल्यू मिलेगी. अगर मैं कहूँगा मेरा ग्राफ स्टार्ट यहाँ से हो रहा है, अब मुझे एक ही वैल्यू मिलेगी जो मर्जी मैं पिक कर लूँ. तो ये 1-to-1 फंक्शन बन गया. ठीक है. अच्छा, अब वो हमसे कहते हैं स्केच बिलो द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू f of x एंड द इनवर्स. तो इनवर्स के लिए पहली चीज आपने ध्यान में रखनी है that you will always make a line which is y is equal to x. So ये एक लाइन बना लेंगे, इस लाइन का हम नाम रखेंगे y equals to x या f of x equals to x. एक तो हम ये कर लेंगे. दूसरा, हमने इस ग्राफ को बनाना है तो इस ग्राफ की इक्वेशन देखते हैं. इक्वेशन comes out to be x squared plus 2x minus 3. So I can simply फैक्टराइज दिस. उससे देखे बगैर मुझे पता है कि पहली बात ये है कि -3 मेरा टर्निंग पॉइंट है. एक सॉरी मेरा y इंटरसेप्ट -3 है. मैं थोड़ा सा ऊपर बना देता हूँ इसको. -3 मेरा y इंटरसेप्ट है. दूसरा, इसको जब आप फैक्टराइज करोगे, और फैक्टराइज करना हमें आता है, यू विल सी दैट x + 1 एंड x -3 सॉरी या x -3 दैट इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस थिंग. जब आप इसको फैक्टराइज करते हो तो इसका मतलब है मेरा एक वैल्यू यहाँ पे भी है +1. आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक. इट शुड बी x -1 एंड x + 3. या सो x -1 x + 3. तो ये मेरी +1 मेरी x इंटरसेप्ट है. ठीक है. अच्छा, अब इसका और -1 पे उसका टर्निंग पॉइंट है, व्हाटएवर दैट पॉइंट इज. यू कैन पुट -1 देयर. -1 स्क्वायर्ड इज +1 +1 -2 -3. मेरे पास -4 बन जाता है. मुझे उसका टर्निंग पॉइंट मिल गया, मुझे उसका y इंटरसेप्ट मिल गया, मुझे उसका x इंटरसेप्ट मिल गया, रूट जिसको कहते हैं, और मुझे इसकी शेप पता चल गई. शेप क्या है? इट्स अ क्वाड्रेटिक फंक्शन. तो इसका मतलब है उसकी शेप पैराबोला होगी. तो मेरे पास ऐसे कर्व बनेगी जो कि ऐसे जाएगी. ठीक है. अच्छा, अब इनवर्स को कैसे ड्रॉ करते हैं? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. रिमेंबर दिस. इनवर्स को कैसे ड्रॉ करना है? x को y बना लेते हैं, y को x बना लेना. क्या करना है? इनवर्स है ना, उल्टा कर देना. x becomes y and y becomes x. So when it is 1 here, it will be 1 here. It is -3 here, it will be -3 here. Okay. It is -4 here and -1 here. तो जहाँ टर्निंग पॉइंट है ना, टर्निंग पॉइंट ये है ना, तो अब ये -1 इधर बन जाएगा, -4 इधर बन जाएगा. ये ग्राफ बन जाएगा हमारे पास.
So I have this point, this point, this point, and obviously this point. So I'll now join them. This comes out to be this. And there you go. That's the inverse. Again, the limitation is in my graphing, but the idea of what inverse is, ये आपको clear होना चाहिए. जब आप graph बनाते हैं, what you need to know is the roots, the y-intercept, the shape, and the turning point. And to make an inverse, you simply pick the points and you flip the values. X becomes y becomes x, and then you join them. Remember, as long as it's a curve of some sort and the values are right, you will get the marks. It's not like कि आप इसको बार बार ठीक करते रहो कि अच्छा मेरे तो मार्क्स ही नहीं ठीक बने, मेरी तो शेप ही इतनी अच्छी नहीं बनी. The way I have drawn it, I will be very happy to submit it like this. और मेरे कोई मार्क्स नहीं उस पर घूमेंगे. ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ आई एम वेरी फिनिकी अबाउट इट, आई कैन बी लाइक अच्छा ये -2 एक होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको मतलब ये पॉइंट एक बना दूँगा. एंड दैट्स इट. दैट आई एम इट्स गुड टू गो. So do you understand the relation between inverse and this? And do you notice how over the years the exam has become so conceptual कि आपकी घिसी-पिटी techniques यहाँ पे नहीं चलेंगी. You have to understand what the question really wants. And inshallah, by the end of this passive session, you will be able to master all of it. All right, let's do this. A curve is equation this for the domain. The domain is given to us. Find the equation of the normal to the curve at the point this. So let's see. What are they asking us for? They're asking for the normal equation. Equation निकालने के लिए मुझे normal का gradient चाहिए, normal का point चाहिए. Point तो मुझे पता चल गया, ये मेरा point है. तो मैं पहले इसको plug in कर लेता हूँ. Square root 2 y निकालना है ना मुझे, तो y equals ln 3 square root 2 squared minus 5 over 2 into square root 2 plus 1. Put it in a calculator, you'll get a value. So ln, this becomes 1 over 2 square root 2 plus 1. I don't even need a calculator. ln 1 is 0. So मेरे पास एक point आ गया, square root 2 and 0. ये मेरे पास point आ गया. ये मेरा बड़ा ज़रूरी point है because that's where the normal is. अब मुझे normal का gradient चाहिए. Gradient तो मेरे पास normal का नहीं हो सकता जब तक मुझे tangent का gradient ना पता हो. और tangent का gradient क्या होता है? Tangent का gradient होता है derivative. ठीक है? तो I will try to find dy by dx. But for that, I need to know that basically what is my function. My function is basically in the form of a fraction. तो एक u है, एक v है. मैं लिख लेता हूँ इनको अलग-अलग. u is ln 3x squared minus 5 and v is 2x plus 1. Okay, so I want to find u derivative now. So 1 over that, remember, log का derivative क्या होता है? 1 over that whole thing. And I'm talking about ln, not every log. उसमें थोड़ा सा different होता है. Multiplied by, chain rule की वजह से, multiplied by अंदर का derivative, 6x minus 0. So this gives me 6x over 3x squared minus 5. That's my u derivative. Okay, v derivative या v prime निकालना बहुत आसान है. It's just 2 plus 0 because 2x का derivative होगा 2 और 1 का derivative होगा 0. 1 तो change नहीं होता ना, तो उसकी derivative 0 होगा. Derivative is basically change. So मेरा dy by dx क्या बनेगा? dy by dx का formula लिख लो. Remember formulas, they really help अगर आपको concept नहीं है. और calculus in AdMaths, it's just memorization. There's not a lot of concept there. मतलब derivative आपको सिखाते नहीं है, ना requirement है कि derivative असल में क्या है. Just understand that it's basically a measure of change. और उसको solve करने के लिए हमें formulas आनी चाहिए. So यहाँ पे v squared vu prime minus uv prime. So we'll just plug in the values here. V is 2x plus 1. U prime is this whole thing, 6x over 3x squared minus 5, minus U is ln 3x squared plus minus 5, and V prime is 2 whole over V squared. So V had 2x squared minus 5 का squared. इतना अगली सा ये रिलेशन है, लेकिन मुझे उसको ऐसे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. आई जस्ट प्लग इन द वैल्यू x स्क्वायर रूट 2. तो मैं इसमें x स्क्वायर रूट 2 प्लग इन कर देता हूँ, तो मुझे मिल जाता है 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 इंटू 6 स्क्वायर रूट 2 ओवर 1 माइनस ln 1 इंटू 2, वो 0 बन गया, ओवर 4 माइनस 5 होल स्क्वायर 1. तो मेरे पास फाइनल आंसर बनेगा
2 स्क्वायर रूट 2 प्लस 1 इंटू 6 स्क्वायर रूट 2, ये मेरे पास मेरा डी वाई बाई डी एक्स आ गया। तो अब मुझे नेगेटिव रेसिप्रोकल चाहिए। क्यों? मुझे इसका नॉर्मल का डेरिवेटिव चाहिए। तो -1 over this whole thing. So -1 over this whole thing gives me this. Okay. And now remember, this is your derivative gradient for the normal. Y minus y1 equals to mx minus x1. y1 कहाँ से आएगा? आपको 0 मिला था यहाँ पर जब हमने स्क्वायर रूट 2 प्लग इन किया था, और x1 क्या था? स्क्वायर रूट 2 उसने दिया हुआ था। तो y माइनस 0 इक्वल्स टू m की पूरी वैल्यू कैलकुलेटर में जो भी आती है into x minus square root 2, and you'll obviously get some answer, -1 over 6, this whole thing. Okay, so that is the equation of the graph that we want. You can leave it like that. You can simply be like, y is equal to this whole thing. Not simplify करें, perfectly fine, कोई issue नहीं. Find the approximate change in y as x increases from this to this where h is small. तो हमें approximate change चाहिए. तो approximate change का मतलब है डेल्टा y, ठीक है, और डेल्टा x क्या है? जस्ट h का फर्क. तो डेल्टा y ओवर डेल्टा x इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है. तो मुझे सिंपली ये पॉइंट्स ऐड करने हैं. मुझे डी वाई बाई डी एक्स एज पे देखना है कि अच्छा अगर x का एज का चेंज आता है तो डी वाई बाई डी एक्स में कितना चेंज आएगा, ठीक है. तो यूल सिंपली पुट दैट इन देयर. आपके पास जो भी एज की वैल्यू आती है आप उनको माइनस करेंगे, ठीक है, और हमारे पास आंसर आ जाएगा जो भी हमारा Sir? डेरिवेटिव है. जी जी. Sir, I do not understand the B part. व्हाट पार्ट? Sir, B part is the question. The B B part. part. मैं G. भी करवा देता हूँ. देखिए, Same. what is our main idea is that dy by dx is equals to delta y over delta x. Okay, समझ आया? तो dy by dx हमने लिखा है 2 square root 2 plus 1 into 6 square root 2. ये हमारा dy by dx है, ठीक है, provided our calculation is right. If there is any problem there with respect to कि हमने यहाँ पे कोई वैल्यू स्क्वायर रूट 2 ऐड करते हुए कोई मैथमेटिकल इशू किया है, वो तो ऑब्वियसली होगा. बट अदर देन दैट द कॉन्सेप्ट इज दैट dy by dx इज इक्वल टू स्मॉल चेंज इन y डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन x. ओके, तो जो भी हमारे पास ग्राफ आएगा, जो भी हमारा ग्रेडियंट आएगा वहाँ से, ठीक है, dy by dx whatever you get from here, यहाँ से जो भी आपका ग्रेडियंट आएगा वो आप लिख देंगे इक्वल्स टू डेल्टा y ओवर चेंज इन x इज h. तो यहाँ पे h लिख दोगे और ये h इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो unless you made a mistake here, which it is very much possible, I'm working without a calculator, we are pressed for time, I understand that, but whatever your answer is here, you copy that here, dy by dx जगह लिखेंगे, and that is equal to the small change in y compared to small change in x. x में चेंज क्या आया है? स्क्वायर रूट 2 से स्क्वायर रूट 2 प्लस h आया है. तो आप इनको माइनस करके देख लो क्या चेंज आता है. h का चेंज आया ना, नजर भी आ रहा है, स्क्वायर रूट 2 से प्लस h में कर रहा है. So its small change in x is h, small change in y is unknown, and dy by dx is obviously you have calculated. Okay? Okay, sir. Thank you. Yeah. Find the number of ways in which 12 people can be put into 3 groups containing 3, 4, and 5 people respectively. हमारे पास टोटल कितने लोग हैं? 12. ठीक है, 12 में से हमने 3 ग्रुप बनाने हैं. एक में 3 लोग, एक में 4 लोग, एक में 5 लोग. लेट्स सी. पहली बात है कि हम इन सारे लोगों को अरेंज कर रहे हैं. 3 + 4 + 5 is 12. हम कोई बंदा छोड़ नहीं रहे हैं. We have 12 people, we are arranging the 12. अब 12 में से पहले हम 3 का ग्रुप बना लेते हैं. ओके, अब उसके बाद हम 9 लोग बचे. 9 में से 4 का ग्रुप बना लो. उसके बाद 5 लोग बचे. 5 का ग्रुप तो वही 5 रहेंगे ना, तो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता. इनको मल्टीप्लाई कर दें एंड दैट्स आंसर. आप एक और तरह से भी कर सकते हो. आप कह सकते हो अच्छा नहीं पहले मैंने 5 वाला ग्रुप बनाना, कोई मसला नहीं है, ऑर्डर डजंट मैटर है.
उसके बाद आपके पास से बचेंगे 7 लोग, 7 में से 3 का ग्रुप बना लो, फिर 4C4 कर लो। आगे तो नहीं, मैंने पहले 4 का ग्रुप बना लें, कोई मसला नहीं है, 12C4 बना लें, 8C5 बना लें, 3C3 बना लें, कोई मसला ही नहीं है, कोई भी इनमें से टेक्निक यूज़ कर लें। पहले जोन सा मर्जी ग्रुप बना लें, इट्स टोटली योर चॉइस। 4-digit numbers are to be formed using 4 of the digits 2, 3, 7, 8, 9. Total 5 digits उसने दे दिए जिनमें से हमने 4 पिक करने हैं और 4 digits बनाने हैं. Each digit may be used once only, so that's good. Repetition नहीं हो सकती है. Find how many 4-digit numbers can be formed if there are no restriction. आपके पास 5 नंबर हैं, 5 में से 4 को सेलेक्ट करना है. क्या ऑप्शन है? 5 में से 4 को सेलेक्ट करने की क्या इजीली आप क्या कर सकते हो? आपके पास बेसिक काउंटिंग में अगर हम करते हैं, पहले नंबर के लिए 5 ऑप्शन है, दूसरे के लिए 4, तीसरे के लिए 3, अगले के लिए 2. बात करते हैं, इनको मल्टीप्लाई करते हैं. 5 times 2 is 10, 3 4s are 12, 120 आंसर आ जाएगा. बेसिक काउंटिंग में लगाया हमने BCP. द नंबर इज इवन. इंटरेस्टिंग, इवन नंबर्स के लिए आपका 4 की स्लॉट है, लेकिन 4th स्लॉट, द फर्स्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, उसमें आपके पास या 2 हो सकता है या 8 हो सकता है. आपका 2 की ऑप्शन है, तो पहले तो ये 2 की ऑप्शन इधर आ गई. अच्छा, इन 2 में से कोई एक इधर आ जाएगा. फिर आपके पास बचे 4 नंबर. लेट्स सपोज आपने 2 पिक किया तो आपका फिर भी 4 है, आपने 8 पिक किया तब भी 4 है. उन 4 में से इधर के लिए 4 ऑप्शन है, इधर के लिए 3 ऑप्शन है, इधर के लिए 2 ऑप्शन. सही है, तो आपके पास 48 डिफरेंट नंबर्स हो सकते हैं. सॉरी, ये क्या हुआ? 48 डिफरेंट नंबर्स हो सकते हैं अगर आप इनको इस तरह से लिखते हैं. द नंबर इज ग्रेटर देन 7000 एंड ऑड. इंटरेस्टिंग, 7000 से बड़ा होने के लिए इस नंबर के शुरू में यहाँ पे ऑप्शन क्या है? या 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है. और ऑड के लिए क्या ऑप्शन है कि यहाँ पे या 3 आ सकता है, 7 आ सकता है, या 9 आ सकता है. इंटरेस्टिंग. अब इसमें हमारे पास ये चीज़ आपने देखनी है कि एक नंबर रिपीट हो रहा है, या 7 इधर आएगा या 7 उधर आएगा. सो लेट्स कंसिडर द ऑप्शन कि 7 आपका यहाँ पर है. सर 9 भी रिपीट हो रहा है. 9 भी रिपीट हो रहा है. यस, यू आर राइट. या 9 इधर आएगा या उधर आएगा. ठीक है, तो हम कहते हैं कि अच्छा, या हमारा नंबर 7 से शुरू हो रहा है या हमारा नंबर 9 से शुरू हो रहा है. तो यहाँ पे 7 हो सकता है या 9 हो सकता है. तो इसके लिए हमारी ऑप्शन हो गई 2. और ऑड है तो 7 और 9 में से जो भी उधर आएगा, इधर के लिए ऑप्शन फिर भी 2 बची. टोटल नंबर थे 5, 5 में से 2 यूज हो गए. तो बीच के नंबर्स के लिए यहाँ की 3 ऑप्शन है, यहाँ पे 2 ऑप्शन है. तो आपके पास फाइनल आंसर बना 8 times 3 24. एक ऑप्शन ये है. दूसरी ऑप्शन ये है कि आप कहते हैं कि नहीं नहीं, शुरू में तो 8 है, तो आपके पास ऑप्शन ही एक है उसके लिए, यहाँ पे आना ही 8 है, 7 और 9 में से कोई नहीं आना. यहाँ पे फिर भी आपने ऑर्डर रखना है. अब आपके लिए यहाँ पे 3 ऑप्शंस बची हैं, या 3 आ सकता है, या 7 आ सकता है, या 9 आ सकता है. और बीच के लिए अब ऑब्वियसली 3 and 2. So now your number is 18. So your total possible numbers are 18 plus 24, which is 42, if I'm not wrong. So that's your total possibilities. So do you get it? सर जो पहला पार्ट है उसमें जो स्टार्टिंग में 2 है वो 7 और 9 के लिए. Yes, I'm saying कि वहाँ पे या 7 आएगा या 9 आएगा. 8 कोई ऑप्शन ही खत्म कर रहा हूँ मैं. और सर जो 3 7 9 है उसमें सिर्फ 7 और 9 आएगा. Obviously अगर 7 उधर यूज हो गया तो यहाँ पे 9 आ जाएगा या 3 आ सकता है. ओके, कोई एक उनमें से रह जाएगा ना. यस. Alright, a curve has equation this, show that the dy by dx is this. अब ये भी बड़ा आसान है. सर इसमें हमारा हमारे पास, टाइम खत्म हो रहा है. do you have to go somewhere? यस. Okay, I understand that. Let's see how many questions do we have. Oh, we have a few questions left. Okay, so we can complete this in the next class and we'll also do the next paper. लेकिन आप लोग time निकाल के, if you're not having marks, then take out some time to solve it. If you are, I can cut you some slack for this week. All right, we'll continue with this paper. हमारे पास 2 और दिन के मार्क्स रहते हैं. सैटरडे